चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। यहां से आप क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में और काफी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमारे पास तीन मेथड होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं। जो सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है वैल्यू एडेड मेथड। First one is value added method, second one is income method, and third one is expenditure method. आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए इस मेथड से फाइंड आउट करिए, उस मेथड से फाइंड आउट करिए। तो बेसिकली ये तीन मेथड्स होते हैं अगर आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है। अब हर मेथड का अपना अपना एग्रीगेट है। जैसे आप बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की, तो इसका जो एग्रीगेट होता है वो होता है GDPMP या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एक ही बात है, वैल्यू एडेड को आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो GDPMP या GVAMP वैल्यू एडेड मेथड का हो गया। इनकम मेथड का होता है डोमेस्टिक इनकम, दैट इज NDPFC। डोमेस्टिक इनकम NDPFC ये होता है आपका इनकम मेथड का एग्रीगेट। और एक्सपेंडिचर मेथड का होता है जो वैल्यू एडेड का होता है GDPMP। तो सबसे पहले तो आपको ये एग्रीगेट्स मेथड के साथ याद करने हैं कि वैल्यू एडेड बोले तो आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए GDPMP, अगर कोई इनकम मेथड बोले तो NDPFC, एक्सपेंडिचर मेथड बोले तो GDPMP। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अपार्ट आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल इनकम को हम लोग NNPFC बोलते हैं और डोमेस्टिक इनकम को हम लोग NDPFC बोलते हैं। फटाफट से इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको आगे के लिए इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मेथड्स को डिस्कस करेंगे। हर मेथड को कैसे आप सॉल्व करते हैं इस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग अपना पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड में अपने को क्या करना होता है, जो वैल्यू एडिशन की है उसको फाइंड आउट करना है। अब वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, देखो हर जो प्रोड्यूसर है वो रॉ मटेरियल्स को लेता है और उन रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड में, और उसको जब वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है तो कोई वैल्यू वहां पे एडिशन करता है। सर कैसे, एक बार समझाइए। जैसे लेट्स सपोज एक फर्नीचर कारपेंटर है। अब वो कारपेंटर क्या करेगा, वुडन लॉग्स को लेगा और इन वुडन लॉग्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, टेबल में, चेयर में, ठीक है, बेड में, ठीक है। मतलब कुल मिला के हम बोले तो फर्नीचर में वो कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, लेट्स सपोज कि उसने वुडन लॉग्स लिया 5000 का। अब इस 5000 के वुडन लॉग से उसने 20000 का फर्नीचर मैन्युफैक्चर किया और 20000 के फर्नीचर को इसने मार्केट में सेल किया। तो बताइए कितना वैल्यू एडिशन किया इस कारपेंटर ने। सो वैल्यू एडेड बाय दिस कारपेंटर इज, उसका रॉ मटेरियल कितने का था 5000 और उसका फिनिश गुड उसने कितने में कन्वर्ट किया, कितने का टोटल कन्वर्ट किया 20000। सो 20000 माइनस 5000, कितना वैल्यू एडिशन आया कारपेंटर का 15000। अब जानते हो इस 20000 को हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। भाई जो भी उसने प्रोड्यूस किया है, जो भी आउटपुट उसने प्रोड्यूस की है, जो भी सामान उसने बनाया है उसकी क्या वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इस 5000 को जानते हैं क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू एडेड कैसे आया हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमने माइनस किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आंसर हमारे पास आ गया वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड मतलब कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन स्किल्स की वजह से कितना ऐड करता है रॉ मटेरियल्स में, रॉ मटेरियल्स की वैल्यू में वो कितना एडिशन करता है। जैसे यहां 5000 के रॉ मटेरियल्स को उसने 20000 के फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया। तो इस कारपेंटर ने अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी प्रोडक्शन स्किल्स की वजह से 15000 की वैल्यू एडिशन किया, ठीक है। तो दिस वैल्यू एडिशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग यहां पे अपना फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट
कंजम्पशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम यहां डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आपने सुनना है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने देख लिया कि भाई जो भी एक प्रोड्यूसर उसकी फाइनल आउटपुट जो बनाता है उसकी वैल्यू, और जो भी बनाने में खर्चा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन नहीं होगी तो आप इसको कैसे निकालेंगे, सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक। ये आपका ट्रायंगल जो साइन है वो चेंज को डिनोट करेगा, तो कैसे निकालोगे, सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक। अब ये सेल्स भी हो सकता है आपको डायरेक्टली ना गिवन हो, तो इस सेल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो सेल्स को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला रहेगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, सेल्स आ जाएगी। चेंजेस इन स्टॉक, अब देखिए चेंजेस इन स्टॉक आपके पास हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन ना हो, तो फिर चेंजेस इन स्टॉक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले या तो इसका फॉर्मूला लगाओगे आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो या तो इसका फॉर्मूला लगाओगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या फिर अगर आपको सिर्फ ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्लोजिंग नहीं है तो उसको क्या कर दोगे, यहां प्लस करने की जगह माइनस। सेल्स में सिर्फ ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा तो सिर्फ माइनस करोगे, या फिर इसको अनसोल्ड स्टॉक के नाम से बोला जाएगा। तो अनसोल्ड स्टॉक बोले या इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक बोले तो वो आपका चेंजेस इन स्टॉक या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही होता है। तो याद रखेंगे सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक, इससे आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे आप देखिए पॉइंट है, देखिए यहां आपको दिया है सेल। अब ये जो सेल है स्टूडेंट्स, या तो आपको सेल्स गिवन होगा या फिर आपको डोमेस्टिक सेल्स गिवन होगा। तो अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स गिवन होगा तो आपने उसमें प्लस कर देना है एक्सपोर्ट्स, ठीक है। क्या प्लस कर देना है, एक्सपोर्ट प्लस कर देना है, और एक और चीज प्लस करना है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी सामान सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको भी हम लोग सेल्स मानेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अगर सिर्फ सेल्स गिवन है तो उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज प्लस करनी है, गुड्स प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, अगर है तो, अगर नहीं है तो स्किप करो। और अगर डोमेस्टिक सेल्स अगर गिवन है तो डोमेस्टिक सेल्स में आपको एक्सपोर्ट्स भी प्लस करना है और गुड्स प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजम्पशन भी आपने प्लस करना है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, यहां पे आपको डोमेस्टिक सेल्स भी प्लस करना है और गुड्स प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजम्पशन भी प्लस करना है। क्लियर है। तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए चेंजेस इन स्टॉक हो गया, डोमेस्टिक सेल्स वगैरह वाला आपको कंसेप्ट बता दिया। अब आते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो भी आपका रॉ मटेरियल्स में खर्चा लगा है, ठीक है, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी में लगा है, जो भी आपने वेजेस पे की हैं, अगर आपने कोई माल इंपोर्ट कराया है कोई रॉ मटेरियल, तो वो इंपोर्ट भी आपका किसका हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप जब ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो ध्यान में आपको रखना है वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा, सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक। सेल्स या तो सीधा गिवन होगा, अदरवाइज प्राइस इनटू क्वांटिटी। और सेल्स अगर आपको गिवन ना हो, अगर डोमेस्टिक सेल गिवन हो तो उसमें एक्सपोर्ट्स प्लस कर देंगे और गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द सेल्फ कंजम्पशन भी ऐड कर देंगे। चेंजेस इन स्टॉक कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या सिर्फ अगर ओपनिंग स्टॉक आपको याद रखना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे आएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो आपका रॉ मटेरियल परचेज किया, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, इंपोर्ट्स, इन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आप पूरे को यूज करोगे और इस फॉर्मूले को जब आप यूज करोगे तो वैल्यू एडेड मेथड का आपका एग्रीगेट आ जाएगा। तो देखिए वैल्यू एडेड मेथड का क्या एग्रीगेट होता है, जीडीपी एमपी। तो मतलब इससे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। लेकिन अगर आपसे नेशनल इनकम पूछेगा तो नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेशनल इनकम का एग्रीगेट हमने पिछले क्लास में भी देखा था, एनएनपीएफसी। अब हमें सिंपल कन्वर्जन यूज करना है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट ही रहेगा, मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो माइनस एनआईटी। अब इतना आप कन्वर्जन यूज करेंगे और आपका वैल्यू एडेड मेथड से क्या आंसर आ जाएगा, नेशनल इनकम का आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड से आपने इस तरीके से नेशनल इनकम निकालना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने याद रखना है, ठीक है, कैसे आप इसको यूज करेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। देखिए अब एक छोटी सी बात और, ये जो वैल्यू एडेड होता है
मतलब आपका जो जीडीपी एमपी जो होता है, इसका पहला तरीका क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कई बार आपको क्या होता है, डिफरेंट सेक्टर्स दिए होते हैं या डिफरेंट फर्म्स दिए होते हैं, जैसे 3 फर्म दे दिया, प्राइमरी सेक्टर दे दिया, सेकेंडरी सेक्टर दे दिया, टर्शियरी सेक्टर दे दिया, तो अलग अलग फर्म्स दिए हो सकते हैं या अलग अलग सेक्टर्स दिए हो सकते हैं। उन सेक्टर्स का या उन फर्म्स का आपको सबसे पहले आपने निकाल लेना है वैल्यू एडेड। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कि आपको 2 फर्म दिए हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है 100 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है 20। फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है 200, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है 50। अब निकाल लेना है इससे वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 100 माइनस 20 इज 80, 200 माइनस 50 इज 150। अब देखिए जब आप इन दोनों वैल्यू एडिशंस को ऐड करोगे तो आपका जीडीपी एमपी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आ सकता है, अगर 2-3 फॉर्म्स अगर आपको दिए या सेक्टर्स दिए तो अलग अलग उनका निकाल लो वैल्यू एडेड और सबको ऐड कर दो। तो जैसे यहाँ पे मेरे को अगर पूरे इकोनॉमी का जीडीपी एमपी निकालना है तो दोनों जो फॉर्म है उनका वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन बाय फॉर्म ए प्लस वैल्यू एडिशन बाय फॉर्म बी। फॉर्म ए ने वैल्यू कितना ऐड किया 80 प्लस फॉर्म बी ने कितना ऐड किया 150, 230 जो है वो मेरा जीडीपी एमपी या टोटल वैल्यू एडिशन आ जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर 2-3 फॉर्म का आपका क्वेश्चन आ जाए या आपको डिफरेंट सेक्टर्स वाइज आ जाए तो उनका अपना इंडिविजुअल वैल्यू एडेड निकाल लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा जीडीपी एमपी। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट मेथड था, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। उसके बाद इसका एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कैलकुलेट नेशनल इनकम, मतलब एनएनपीएफसी। प्राइस दिया है 10, क्वांटिटी दिया है 1000, उसके बाद आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2000, और फिर आपको इंपोर्ट्स दिया है, इंपोर्ट्स दिया है लेट्स सपोज 1000, डेप्रिसिएशन आपको दिया है 10, एनएफआईए आपको दिया है 50 और एनआईटी आपको दिया है 100। अब अपने को यहां पे आंसर निकालना है एनएनपीएफसी। अब देखिए आपको मेथड आइडेंटिफाई करना है, प्राइस, क्वांटिटी, रॉ मटेरियल, इंपोर्ट, ये सब वैल्यू एडेड मेथड के हैं। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे कौन सा मेथड है ये, वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड का एग्रीगेट लिख लीजिए जीडीपी एमपी। अब फॉर्मूला लिख लीजिए जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक। अब जो चीज गिवन है वो ठीक है, अदरवाइज जो नहीं है उसको 0 ले लो। अब सेल्स कैसे आती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो देखिए प्राइस 10 है, क्वांटिटी 1000 है, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी आपकी होगी 10,000। चेंजेस इन स्टॉक है ही नहीं, देखिए स्टॉक का कोई नाम ही नहीं है, तो 0 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या है, रॉ मटेरियल और इंपोर्ट, तो दोनों को माइनस करिए। रॉ मटेरियल कितना है 2000 और इंपोर्ट कितना है 1000, तो टोटल आपका इंटरमीडिएट हो गया 3000। ठीक है, तो अब आप देखिए आंसर निकालिए, 10,000 माइनस 3000, 7000 क्या आ गया आपका जीडीपी एमपी। अब अपने को जीडीपी एमपी नहीं निकालना, अपने को क्या पूछा है, नेशनल इनकम। तो अभी हम जीडीपी एमपी को कन्वर्ट कर देंगे नेशनल इनकम, जो कि आपका होता है एनएनपीएफसी। ठीक है, ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे प्लस कन्वर्ट करेंगे, प्लस एनएफआईए कन्वर्जन आपको यूज करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे, माइनस एनआईटी। अब आपने वैल्यूज को पुट करना है, जीडीपी एमपी आपका कितना आया 7000, डेप्रिसिएशन माइनस करिए इसमें से 10, एनएफआईए प्लस करिए इसमें 50 और एनआईटी इसमें आपको माइनस करनी है 100। ठीक है, तो ये हो गया 6950, तो 6940, ये आपका हो गया एनएनपीएफसी, ये आपका नेशनल इनकम का आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है और आपका जो वैल्यू एडेड मेथड आपको यूज करना है और उससे आपने नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर देना है। तो आई होप आपको ये वैल्यू एडेड मेथड समझ में आया होगा। इसका हम लोग एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है,
और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखना। देयर आर टू फर्म्स इन द इकोनॉमी, फर्म ए, फर्म बी, ठीक है, ऑन फर्म सी। लेट्स सपोज 3 फर्म है। फर्म ए सोल्ड आउटपुट ऑफ 1000 टू बी, 2000 to C and 3000 to household. B sold 500 to A, 1000 to B. तो B ने 500 A को बेचा, 1000 B को बेचा, और लेट्स सपोज 3000 इसने हाउसहोल्ड को बेचा, ठीक है। फर्म C ने 6000 का बेचा हाउसहोल्ड को, 2000 का बेचा गवर्नमेंट को, और लेट्स सपोज 500 को का बेचा A को एंड 500 का ही उसने बेचा सामान बी को। तो आपको देखिए ये हर फर्म की सेल आपको दे दी कि कौन कौन से फर्म ने कितना सेल किया है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, बेसिकली यहां पे इससे अपने को पूछा है, लेट्स सपोज नेशनल इनकम हमसे पूछा है, कैलकुलेट एनएनपीएफसी, ठीक है। तो कैसे इससे नेशनल इनकम निकालेंगे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपने को एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल किसका? सबसे पहले फर्म्स, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज वैल्यू एडेड। अब अपने को तीनों का वैल्यू एडेड निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब फर्म ए ने 1000 का बेचा बी को, तो ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट है और बी का क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन। भाई ये अगर बेच रहा है तो ये खरीद रहा है, तो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 2000 का इसने सी को बेचा, तो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया और सी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। 3000 का इसने हाउसहोल्ड को बेचा, तो 3000 का इसने हाउसहोल्ड को बेचा, ठीक है। चलो आ गया समझ सर। बी ने 500 का बेचा ए को, तो 500 को ए को बेचा, तो बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट, ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 1000 का बी को बेचा, बी ने बी को बेचा, इसको चलो हम सी कर लेते हैं। 1000 का इसने सी को बेचा, तो 1000 का इसने सी को बेचा, तो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और 3000 इसने हाउसहोल्ड को बेचा, तो 3000 इसने हाउसहोल्ड को बेचा, ठीक है। अब सी का देखिए, 6000 इसने हाउसहोल्ड को बेचा, तो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है सेल्स। 2000 इसने गवर्नमेंट को बेचा, तो 2000 इसने गवर्नमेंट को बेचा। 500 का इसने ए को बेचा, तो ए का क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। और 500 इसने बी को बेचा, तो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट और बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब अपने को निकालना है वैल्यू एडेड। कैसे निकालेंगे वैल्यू एडेड? बहुत ईजी है, ये सम करिए जरा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का 3 और 2 5, 5 और 1 6000, 6000 माइनस 1000, क्योंकि 500 500 1000, तो 6000 माइनस 1000 इज 5000। अब देखिए 3000 प्लस 1 4000 प्लस 500 4500, 4500 माइनस 1500 3000। अब नीचे देखिए इसका 6000 प्लस 2 7 8, 8 प्लस 1000 9000, 9000 माइनस 3000 6000। तो टोटल वैल्यू एडेड कितना हो गया? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस बी प्लस सी। करिए जरा सम। 6 और 5 11, 11 और 3 14,000। 14,000 आपका टोटल वैल्यू एडेड हो गया। अब टोटल वैल्यू एडेड मतलब आपका ये क्या आ गया? जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी आ गया आपका 14,000। अब अपने को जीडीपी एमपी से क्या पूछा है? नेशनल इनकम। लेट्स सपोज क्वेश्चन में हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन है वो 100 है, एनएफआईए है वो 500 है, और जो एनआईटी है वो आपकी 1000 है, ठीक है। तो कन्वर्ट कर देते हैं। जीडीपी एमपी को किस में कन्वर्ट करना है? एनएनपीएफसी। तो यहां लिख दीजिए एनएनपीएफसी, और किसको कन्वर्ट करना है? जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करिए। कैसे होगा? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, प्लस एनएफआईए, एंड फाइनली मार्केट को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो माइनस एनआईटी। अब वैल्यूज पुट करिए। जीडीपी एमपी कितना आया अपना? 14,000, माइनस डेप्रिसिएशन देखिए कितना दे रखा है? 100, प्लस एनएफआईए 500, और माइनस एनआईटी जो कि आपका 1000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 14,000 माइनस 100 प्लस 500 माइनस 1000, ये हो गया हमारा 13,400। तो जो नेशनल इनकम है दैट इज एनएनपीएफसी, वो कितनी आ गई? 13,400। तो ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन है
जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और काफी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है इस तरीके का। लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। एक लास्ट छोटी सी प्रिकॉशन आप एक चीज याद रखेंगे, जब भी आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड आउट करेंगे, तो जब भी कोई भी प्रोड्यूसर एसेट्स को परचेज करेगा तो एसेट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब भी कोई प्रोड्यूसर कोई एसेट्स को एक्वायर कर रहा है तो उन एसेट्स को आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं मानेंगे, लेकिन उन एसेट्स पे कोई रिपेयर्स हो रहा है, कोई हल्का फुल्का उसमें कोई माइनर रिपेयर्स हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, तो वो रिपेयर और मेंटेनेंस आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होगा। अगर आप इन सारे चीजों को, फैक्टर्स को याद रखेंगे तो बहुत इजीली वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। थैंक यू स्टूडेंट्स।